नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु दक्षिण का ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा मुश्किल रही, कभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही। और ये दक्षिण का द्वार ऐसा है जहां जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एंट्री की कोशिश करती है, अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने को वहाँ प्रासंगिक बनाने की कोशिश करती है, दो मुद्दे तुरंत उठ जाते हैं। एक हिंदी का, भाजपा को तमिलनाडु की पार्टियों, दोनों प्रमुख पार्टियों ने एक तरह से आइडेंटिफाई कर दिया है हिंदी से कि ये उत्तर भारत की हिंदी और हिंदू पार्टी है। तो दो मुद्दे जो उठते हैं, एक हिंदी और दूसरा हिंदू धर्म का, ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो पार्टी है, उसकी समर्थक पार्टी है। और इसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश होती है। आपको याद होगा कि 1965 में 1965 में भाषाई दंगे हुए थे तमिलनाडु में, और उनका कारण एक ही था कि 1965 से अंग्रेज़ी को हटाया जाना था राजभाषा के दर्जे से और हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा बनाया जाना था। ये संविधान में व्यवस्था की गई थी जब भाषा का मुद्दा तय हुआ। लेकिन तमिलनाडु के विरोध और हिंसक विरोध के कारण, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि इंदिरा गांधी ने, जो उस समय आईएनबी मिनिस्टर थी, उन्होंने जाके जो आंदोलनकारी थे उनको ये आश्वासन दे दिया, उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, कि हिंदी लागू नहीं होगी, हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाएगा। वो दिन और आज का दिन तमिलनाडु लगातार हिंदी के विरोध में आपको खड़ा नज़र आएगा। बीजेपी बार बार ये कहती है, हमेशा कहती रही है कि वो भारतीय भाषाओं के खिलाफ नहीं है। उसका सिर्फ ये कहना है कि जहाँ अंग्रेज़ी है वहाँ भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें हिंदी भी है। लेकिन उससे तो फिर बात बनती नहीं है, उससे फिर मुद्दा बनता नहीं है। इसलिए मुद्दा ये बनाया जाता है कि हिंदी को लादने की कोशिश हो रही है भारतीय भाषाओं पर। तो इससे जो है लोगों की भावनाएं भड़काने में आसानी हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, वहाँ फुटप्रिंट वहाँ पर बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय उसके 4 विधायक हैं तमिलनाडु विधानसभा में। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हाल ही में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसने एक संकेत ज़रूर दिया है। स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने किसी से अलायंस नहीं किया, किसी से मतलब एआईडीएमके से, अन्ना द्रमुक से कोई अलायंस नहीं किया, बल्कि आखिरी मौके पर अलायंस टूटा और पार्टी सिर्फ 44%, 44% सीट्स पर चुनाव लड़ी और उसे 10% वोट मिला। और ये 10% वोट किसी राज्य में किसी पार्टी को कोई बड़ी पार्टी नहीं बना देते, उसको जो है मेन प्लेयर भी नहीं बनाते। लेकिन इस 10% वोट से बीजेपी तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। डीएमके, एआईडीएमके और उसके बाद बीजेपी। तो ये इस दृष्टि से निश्चित रूप से बीजेपी का जो ग्राफ है, बीजेपी की जो ताकत है, वो तमिलनाडु में धीरे धीरे ही सही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसको लगभग 9 लाख वोट मिले हैं इस स्थानीय निकाय के चुनाव में, और वो भी 9 लाख इसलिए कि मैंने बताया 44% सीट्स पर सिर्फ चुनाव लड़े, और चुनाव से एक दिन पहले, नॉमिनेशन के आखिरी दिन से, चुनाव नहीं, नॉमिनेशन से एक दिन पहले एआईडीएमके से अलायंस टूटा और उसके बाद बीजेपी ने तय किया कि अकेले लड़ना है। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, अन्नामलाई, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, यंग है, अभी बिल्कुल युवा हैं, और जिस तरह से पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, उससे एक उम्मीद बनती है कि तमिलनाडु में 2024 लोकसभा में कुछ मात्रा में, और उसके बाद 2026 में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी आज की तुलना में बहुत अच्छा करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार बनाने के करीब आ जाएगी या बहुत बड़ी प्लेयर हो जाएगी, लेकिन आज जो उसकी स्थिति है उसमें एक गुणात्मक अंतर आपको दिखाई देगा। एक बात देखिए, किसी भी राज्य में जब किसी रीजनल पार्टी से लड़ाई होती है नेशनल पार्टी की,
तो वहाँ हवा बदलने का एक ही संकेत होता है कि वहाँ का जब प्रबुद्ध वर्ग, वहाँ का एलीट जो है वो उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हो। और तमिलनाडु में फिल्मों का असर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री हुए हैं, वो फिल्म जगत से आते हैं, चाहे एम.जी. रामचंद्रन हो, चाहे करुणानिधि हो, चाहे जयललिता रही हो। तीनों बड़े लोकप्रिय नेता और तीनों का बैकग्राउंड फिल्मों का था। इसलिए तमिल फिल्मों का वहाँ के जनमानस पर बड़ा असर होता है और रजनीकांत की जो लोकप्रियता है उनकी फिल्मों के कारण है। वो राजनीति में आते तो क्या होता, उतने लोकप्रिय रह पाते नहीं रह पाते, उनके जो प्रशंसक थे वो उनके मतदाता बनते नहीं बनते, ये सब बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन एक बात जिसमें कोई संदेह नहीं है कि रजनीकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि अगर रजनीकांत पार्टी बनाएंगे तो वो उनके साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेगी, चाहे वो घोषित रूप से अलायंस हो या सीट एडजस्टमेंट हो। लेकिन वो हुआ नहीं। उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र और शायद वो जोखिम लेने को तैयार नहीं हुए। उनके परिवार के लोग भी तैयार नहीं हुए, खासतौर से उनकी बेटी नहीं चाहती थी कि जो उनका स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें वो ये पॉलिटिकल दांव खेले। तो रजनीकांत ने सीधे सीधे मना कर दिया कि उनका राजनीति में आने का अब कोई इरादा नहीं है। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के पक्ष में कोई अपील कर सकते हैं? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2-3 और घटनाएं हुई हैं जिनको इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। एक, तमिल फिल्मों के संगीतकार, गीतकार, गायक और जाने क्या क्या बड़ी हस्ती हैं इलैयाराजा। पूरे देश में जाने जाते हैं, केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। देश के स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि है, प्रतिष्ठा है, नाम है। उन्होंने अभी एक किताब आई है नरेंद्र मोदी पर, उसकी प्रस्तावना, उसकी भूमिका लिखी है। इसके लिए उनकी इतनी आलोचना हुई है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उन्होंने उस भूमिका में जो बात कही है, ये मोदी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर है। पुस्तक आपको दिखाता हूँ। ये पुस्तक है। इसका नाम है अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज़, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। इसकी भूमिका लिखी इलैयाराजा ने। उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर की ही तरह मोदी भी बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं। और ये कहा गया है कि बहुत सी चीज़ें जिनको विजुलाइज़ किया था डॉक्टर अंबेडकर ने, उनको मोदी ने इम्प्लीमेंट किया। इस किताब में विस्तार से कई बातों का, मुद्दों का, नीतियों का जिक्र है, विस्तार से उसमें बताया गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मोदी के प्रति नफ़रत का भाव रखने वालों की संख्या कितनी बड़ी है और कितनी गहरी है ये नफ़रत, कि इलैयाराजा, उनको पूरा अधिकार है किसी के बारे में कुछ भी कहने का, प्रशंसा, आलोचना, कुछ उसके बारे में कोई और राय रखने का, पहले से राय अगर है कोई तो उसको बदलने का, ये उनका मौलिक अधिकार है। उसके लिए उनकी आलोचना, उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की, उन्होंने मोदी की प्रशंसा की। इस बात से वहाँ के बहुत से बुद्धिजीवी, बल्कि देश भर के तमाम जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के नेता हैं वो और बुद्धिजीवी हैं, वो सब नाराज़ हो गए उनसे। दूसरा, तमिल फिल्मों की दूसरी बड़ी हस्ती हैं भाग्यराज, डायरेक्टर, एक्टर, कंपोज़र और भी बहुत कुछ है। उनकी हस्ती भी, हैसियत भी जो है तमिल फिल्मों में और तमिल फिल्मों से बाहर भी बड़ी है। तो वो बीजेपी के चेन्नई के दफ्तर में एक कार्यक्रम में आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी छाप लोगों के दिलों पर है। इसके अलावा और प्रशंसा करते हुए उन्होंने एक बात और कह दी जिस पर बहुत बवाल मचा। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी की आलोचना करते हैं वो प्री मैच्योर बर्थ वाले लोग हैं, यानी एबनॉर्मल है। सीधे सीधे उनका कहने का मतलब ये था। ये बात दक्षिण भारत का कोई बड़ा कलाकार, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, जिसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा हो, जो देश भर में अपने काम के लिए जाना जाता हो,
वो एक उत्तर भारतीय पार्टी के रूप में जानी जाने वाली बीजेपी के सर्वोच्च नेता के बारे में इस तरह की बात कहे, ये इससे पहले कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ। तो ये 3 घटनाएं, तीसरी के अलावा चौथी घटना पिछले दिनों कुछ महीने पहले तमिलनाडु में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, कथित तौर पर आत्महत्या। अभी ये पता नहीं है कि उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। कहा यह जा रहा है कि उस पर धर्मांतरण के लिए स्कूल प्रबंधन का दबाव था। इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़े पैमाने पर उठाया है और धर्मांतरण तमिलनाडु में आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस तरह से वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज जो है धर्मांतरण का अभियान चला रही हैं, और उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो नई सरकार बनी है एमके स्टालिन की, वो उनको संरक्षण दे रही है। उनको लगता है कि इनको संरक्षण देने से हमारा वोट बेस बढ़ता है, उसकी वजह से धर्मांतरण पर कोई रोक लगना तो दूर, धर्मांतरण और तेज़ी से शुरू हो गया है। बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में उठा रही है, और ये मुद्दा ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर इससे उठाया जा सकता है। तो इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि इस मुद्दे में पॉलिटिकल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सामाजिक तो है ही, सामाजिक रूप से भी जिस तरह से देश की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश हो रही है, उसके विरोध में धीरे धीरे जनमानस बन रहा है। लोगों के मन में ये बात आ रही है कि ये बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। उसके अलावा और आखिरी और सबसे ताज़ा मुद्दा जो है वो है द्रमुक के एमपी और बहुत वरिष्ठ नेता तिरुचि शिवा, जो स्टालिन के करीबी हैं। उनके बेटे ने, सूर्या शिवा ने, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, और ज्वाइन करने के समय जो बातें कहीं वो और चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा द्रमुक में परिवारवाद हावी है। ये बात तो बाहर से भी दिखाई देती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ जो संघर्ष चल रहा है अंदर, उसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। और ये संघर्ष चल रहा है एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके दामाद सबरीसन, स्टालिन के बेटे और विधायक उदयनिधि मारन, और स्टालिन की चचेरी बहन कनिमोरी, ये 3 की एक त्रिकोण बना हुआ है जिनके बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है। स्टालिन और उनके जो करीबी हैं वो उदयनिधि मारन को भावी नेता के रूप में, एमके स्टालिन के राजनीतिक वारिस के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उसको लेकर रेजिस्टेंस हो रही है, और ये झगड़ा पार्टी का होता तो अलग तरह से निपटाया जाता, स्टालिन के लिए ज़्यादा आसान होता इसको निपटाना, लेकिन ये परिवार का झगड़ा है, परिवार के अंदर का झगड़ा है, और ये सब उनके करीबी है। जब करुणानिधि के 2 बेटों एमके स्टालिन और उनके बड़े भाई अरागिरी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ तो कनिमोरी ने एमके स्टालिन का साथ दिया। वो एक तरह का एहसान है एमके स्टालिन पर, जिसको वो भूलना शायद नहीं चाहेंगे। हालांकि राजनीति में इन बातों का कोई ज़्यादा महत्व होता नहीं है, फिर भी इसके बावजूद ये इस त्रिकोण के बीच में, इस तिकड़ी के बीच में एक अंदरूनी संघर्ष, सत्ता का संघर्ष, जिसको कहते हैं महल की लड़ाई, महल के अंदर की लड़ाई, वो चल रही है। तो क्या द्रमुक इस लड़ाई का शिकार बनेगी? क्या आने वाले दिनों में ये लड़ाई अगर खुले में आती है तो उससे द्रमुक का नुकसान होगा? लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में 1967 के बाद, 1967 के बाद एक बार फिर किसी राष्ट्रीय पार्टी की एंट्री होगी? ये जो द्रविड़ राजनीति है, क्या उसका तिलिस्म टूटेगा? क्या उसका वर्चस्व कमज़ोर होगा, टूटेगा या ख़त्म होगा? ये तो बहुत जल्दी में ये कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से उसमें दरार आने की संभावना नज़र आ रही है। वो संभावना फलीभूत होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके संकेत दिखाई देने लगे हैं।
तो आने वाले दिनों में ख़ासतौर से लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव जो है तमिलनाडु के, उनमें बीजेपी पर नज़र रखनी होगी। क्योंकि आप देखिए, जब आपका विरोधी जो आपको कहीं गिनती में नहीं मानता हो वो आपका नोटिस लेने लगे, आपकी आलोचना करने लगे, तो इसका मतलब आपकी ताकत कहीं ना कहीं बढ़ रही है। एम.के. स्टालिन ने अभी हाल ही में बयान में कहा कि भाई इस गलतफहमी में न रहिए कि इन 5 राज्यों में बीजेपी की कोई बहुत बड़ी जीत हुई है। वहाँ सीट, उत्तर प्रदेश में सीट कम हो गई, वहाँ सीट कम हो गई, कई मंत्री हार गए। तो चुनाव तो दक्षिण भारत में कहीं हुए नहीं थे, तमिलनाडु में तो हुए नहीं थे। उसके बाद जो है ये इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी जीती है। उसके बाद उसको कम करके दिखाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि बीजेपी का रास्ता पहले की तुलना में आसान हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, वो जो तीसरे नंबर की पार्टी की बनने की बात आ रही है उस पर भी उन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा एक बच्चा 90% लाए, एक 50% लाए और एक 10% लाए, तो 10% वाला अगर तीसरा अपने को आप दावा कर रहा है तो उसके बारे में आप सोच लीजिए। लेकिन हर पार्टी इसी तरह से आगे बढ़ती है। बीजेपी आने वाले दिनों में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसकी क्या स्थिति होगी ये पता नहीं है। लेकिन अभी आज की तारीख में ऐसा दिख रहा है कि हवा थोड़ी थोड़ी बदल रही है। ये कब तक पूरी तरह से बदलेगी पता नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।